उनका इतिहास लेखन इसीलिए हुआ है कि देश में जो सनातन ट्रेडिशन है उसको कमजोर किया जाए या तोड़ ही दिया जाए। जो इतिहास लेखनी है, उन्हें इतिहास लेखनी इसलिए की कि उन चीज़ों को वो तोड़ पाएँ और यहाँ एक कम्युनिज्म का प्रभाव बना पाएँ। उसने मोहम्मद गोरी को ऐसी मात दी, ऐसा युद्ध में हराया कि वो 10 सालों तक भारत की तरफ देखा नहीं। एस गोपाल ने उस इतिहास को 3000 शब्दों में लिख पाया। और इंटरेस्टिंग बात है, उस इतिहास में और किसी का वर्णन नहीं है, बस इंदिरा और नेहरू का वर्णन है। महात्मा गांधी का भी इन्होंने नाम नहीं लिया, जिनका आजकल सब लोग नाम जपते रहते हैं। तुरंत इमरजेंसी आई और उसके बाद वो फिर से इलेक्शन हुआ और उसमें इंदिरा गांधी हार गई और जनता पार्टी की सरकार आई। और 1978 में दिसंबर में उसे खुदवा के बाहर निकलवाया गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत ही रेयरली कभी किसी किताब के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन आज हमारे हाथ में एक ऐसी किताब आई है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक चर्चा बार बार होती है कि भाई इतिहास को कोई बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इतिहास लिखी गई है उसका क्या सही किताबें पढ़ाई गई है? यह सवाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमारे बच्चे छावा देख करके आते हैं तो उनको समझ में आता है कि वो संभाजी महाराज के बारे में तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया, कभी बताया ही नहीं गया कि हमारे संस्कृति की रक्षा करने के लिए किस तरह से लोगों ने बलिदान दिया। और ये सब इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान में हिस्टोरियंस के नाम पे डिस्टोरियंस हैं, डिस्टॉर्शन करने वाले। और इसलिए ये किताब का नाम भी है एमिनेंट डिस्टोरियंस। पहले किताब आई थी जिसका नाम था एमिनेंट हिस्टोरियन, जिसमें इन लोगों की कलाबाजी, इनके कुकृत्य और किस तरह से इतिहास का इन लोगों ने व्यापार बनाया, माल खाए, सरकारी इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा किया और इतिहास के नाम पे फर्जीवाड़ा कर गए। लेकिन आज इस किताब में बड़ा फर्क ये नजर आ रहा है कि लेखक ने किस तरीके से इतिहास के नाम पे झूठ परोसा गया, उसको चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो। हालांकि इस पे तो बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। तो इसलिए हमने इस पुस्तक के लेखक को अपने स्टूडियो में बुलाया। उत्पल कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या गजब किताब आपने लिखी है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बताइए, ये जो इतिहास का धंधा करने वाले जो लोग हैं, क्या हम ये कहें कि ज़्यादातर या ऑलमोस्ट ऑल ये वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं जो हिंदू संस्कृति, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू प्रतीक चिन्हों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा इतिहास के नाम पे किया? Am I right in saying this? जी, एकदम आप सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 50-60 सालों में जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग जिन्होंने इतिहास को कम्प्लीटली उन्होंने कैप्चर कर लिया है। और देखिए, हमें ये समझने पड़ेगा सर कि जो एक जो मार्क्सिस्ट होता है, कम्युनिस्ट होता है, वो पहले एक एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करता है। और वही यहाँ भी होता है। जितने भी हमारे जो हिस्टोरियन है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, उनकी फर्स्ट लॉयल्टी उनकी आइडियोलॉजी की तरफ आती है। सो दे फर्स्ट बिहेव लाइक ए मार्क्सिस्ट एक्टिविस्ट। और चाहे वो इतिहासकार भी हों, लेकिन उनकी पहली लॉयल्टी आइडियोलॉजी से रहेगी। और मार्क्सिज्म का एक बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहा है कि मार्क्सिज्म बात सोशल जस्टिस की करेगा, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल है कैप्चर करना उस देश का पावर को। और एज ए हिस्टोरियन जब आप उनके आप कार्यों को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका जो इतिहास लेखनी है वो उसी जो ऑब्जेक्टिव उसको आगे बढ़ा रहा है। उनका इतिहास लेखन इसीलिए हुआ है कि देश में जो सनातन ट्रेडिशन है उसको कमजोर किया जाए या तोड़ ही दिया जाए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक यहाँ कम्युनिज्म का जो एक आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा है उसका प्रभाव उतना नहीं हो पाएगा लोगों में। और वहाँ उनका सोच सही भी है। यदि इस देश में यदि कम्युनिज्म का जो प्रभाव है वो एक हद से आगे नहीं जा पाया, उसका एक रीज़न यही है कि इस देश में जो सनातन जो ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं, वो अभी भी कहीं न कहीं मजबूत है। उस पर अटैक्स हुए हैं, वो थोड़ी सी कमज़ोर भी हुए हैं, लेकिन वो है। तो उन जो इतिहास लेखनी है, उन्हें इतिहास लेखनी इसीलिए की कि उन चीज़ों को वो तोड़ पाएँ और यहाँ एक कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ा पाएँ।
वैसे किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, एक ऐसी कहानी जहाँ से हम शुरुआत करेंगे। वो एक और इतिहासकार हैं एस गोपाल। आप बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे थे। आप ही बताइए कि भाई क्या किस तरीके से इस देश की जनता को, मतलब ये समझिए कि जिस तरह से राजनीति में केजरीवाल झूठ बोलता है, लोगों को फरेब से अपनी तरफ आकर्षित करता है, इन इंटेलेक्चुअल्स ने ही काम किया है। एस गोपाल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा बताइए क्या था। एस गोपाल बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट हुआ करते थे अपने ज़माने में। उनका जो क्लेम ऑफ फेम है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी लिखी है, जिसे उनके इकोसिस्टम के लोग सबसे अथॉरिटेटिव बायोग्राफी बोलते हैं। तो बेसिकली बाकायदा वो बहुत क्लोज थे गांधी नेहरू फैमिली के, और वो सुपुत्र थे आपको जो हमारे दूसरे सेकंड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके। सो कहानी यह है कि 1973 या 75, यहाँ अभी वो बहुत एक मत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं जो कहानी बता रहा हूँ टाइम कैप्सूल की है, जिससे भारत का कनेक्ट है। टाइम कैप्सूल क्या होता है? टाइम कैप्सूल बहुत सारे राजा महाराजा उस तरह की चीज़ें वहाँ वर्तमान अपने इतिहास को लिख करके ज़मीन में गाड़ देते हैं कि ताकि कभी सब कुछ खत्म हो जाए तो कभी किसी के हाथ में वो आ जाए तो वो उस जमाने के इतिहास को जान जाए, समझ सके। जी, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने 1973 या 75 में टाइम कैप्सूल के थ्रू एक इतिहास लिखवाने की कोशिश की। तो 3000 शब्दों की इतिहास थी, और उस इतिहास का जो उन्हें दिया गया था, जो कार्य सौंपा गया था एस गोपाल को, तो एस गोपाल ने उस इतिहास को 3000 शब्दों में लिखवाया। और इंटरेस्टिंग बात है, उस इतिहास में और किसी का वर्णन नहीं है, बस इंदिरा और नेहरू का वर्णन है। महात्मा गांधी का भी इन्होंने नाम नहीं लिया, जिनका आजकल सब लोग नाम जपते रहते हैं। उनको भी अम्बेडकर भी नहीं। अम्बेडकर तो खैर जब गांधी का नहीं लिया तो अम्बेडकर कहाँ। नहीं, ये सब बताना जरूरी है कि जी, ये जी। कितने बड़े फ्रॉड है ये सब। जी, तो इनफैक्ट गांधी तक का उन्होंने नाम वर्णन नहीं है, बस इंदिरा और नेहरू, यही दो का है। ये इतिहास लिख के उन्होंने वहाँ लाल किले पे उन्हें दफना दिया। लेकिन दुर्भाग्य उनका था कि तुरंत इमरजेंसी आई, और उसके बाद वो फिर से इलेक्शन हुआ, और उसमें इंदिरा गांधी हार गई और जनता पार्टी की सरकार आई। राइट। और 1978 में दिसंबर में उसे खुदवा के बाहर निकलवाया गया। जो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे उन्होंने किया। तो जब ये खुदवाया गया तो उसी समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। एक लिंक मैगजीन हुआ करती थी, बहुत इन्फ्लुएंशियल लेफ्टिस्ट मैगजीन थी, उसने इंटरव्यू किया था एस गोपाल का। तो एस गोपाल उस समय उन्हें इंटरव्यू में बहुत एक होलियर देन दो अपना एक एटीट्यूड लेते हुए बोला कि देखिए, इस तरह का इतिहास तो लिखा ही नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार को फासिस्ट सरकार तक बोल दिया कि ये फासिस्ट सरकार है, और जनता पार्टी को उन्होंने कम्युनल सरकार बोला। तो बेसिकली जो जिस आदमी ने जो उस टाइम कैप्सूल के जनक है, जिसने लिखा, और वो समय बदलने के साथ ही जो है पलटी मार करके किस तरीके से, तो इसका मतलब है कि इतिहासकार नहीं है ये लोग, सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं जी। अब आपने अपनी किताब में कई सारी चीज़ें लिखी हैं, उसको एक ब्रॉडली हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या क्या डिस्टॉर्शंस, किस तरीके से इन लोगों ने गलत इतिहास बताया एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में। तो पहले एंशिएंट से शुरू करते हैं कि क्या लगता है आपको कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ इन लोगों ने फैलाई। इनफैक्ट मैं बड़ी गंभीरता से बात बोलूँगा कि हमारा पूरा इतिहास ही डिस्टॉर्शन पे ही बना हुआ है। एक्चुअली आप शुरुआत ही करेंगे जो आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन थ्योरी जो हमें बताई जाती है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। लिटरेचर पे कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। हमारे लिटरेचर पे इनफैक्ट इंडिकेशन ये है कि हम यहाँ से बाहर गए हैं। ऋग्वेद में आपको दशरथ युद्ध है, उसका वर्णन है, जिसमें सुदास जो राजा थे, भरत कुल के थे वो, और उन्होंने जब 10 राजाओं को हराया था, तो उन 10 राजाओं में से कुछ राजाएं देश की छोड़ के बाहर वेस्ट चले गए। तो हमारे यहाँ बाहर जाने की पुराणों में भी ऐसे बहुत सारे वर्णन है कि लोग बाहर गए। एक भी ऐसा वर्णन नहीं है जिसमें कि कहा जाए कि हम बाहर से अंदर आए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जीरो है। इनफैक्ट वहाँ आप देखिए, तो जब मॉर्टिमर व्हीलर ने शुरू में, उसने गॉट एक्साइटेड, उसे कुछ हड्डियाँ मिली थी हड़प्पा में, तो उसने एक्साइटेड होकर बोला कि देखिए इन्हें आर्यन लोगों ने आके मारा था। लेकिन बाद में जब खोदा गया तो वो नेचुरल डेथ थी। नहीं, बहुत दिनों तक ये कहानी चली, बाकायदा एनसीईआरटी की किताबों में लिखी गई जी कि आर्यन आए जो यहाँ के ओरिजिनल निवासी थे, उसको काट के दफना करके फिर उन्होंने अपना ये 50-60 साल तो चली, 90 में जाके हटी है। और आज चूंकि आप उनके पास कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो समवन लाइक में रोमिला थापर ने भी अब धीरे अपना स्टैंड शिफ्ट कर लिया। अब वो बोलती हैं कि नहीं, आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, आर्यन माइग्रेशन हुआ था। और माइग्रेशन में वो एक वहाँ राइटर ऐड करती हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, लोग वहाँ भी ना बहुत कम लोग आए थे, 10, 20, 30 लोग आए होंगे, इसीलिए आर्कियोलॉजिकली कोई साक्ष्य उसके भी नहीं मिलेंगे।
ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आप द मोमेंट आप बोलें कि 10-20 लोग आए थे, तो 10-20 लोग आके जो हड़प्पा ऐसे बड़े आपको जो कि ज्योग्राफिकली सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी उस समय की, और उसको उन्होंने ओवरवेलम कैसे कर दिया। और ओवरवेलम ही नहीं किया, उन्होंने हड़प्पा वालों ने अपनी लैंग्वेज तक छोड़ दी ना। लैंग्वेज बड़ी स्टिकी सब्जेक्ट होती है, लोग अपना धर्म भी बदल लेते हैं, धर्म बदलने के बाद लोग सब चीज़ छोड़ देते हैं, लैंग्वेज नहीं छोड़ते। और ये एक लौती अपनी केस है जिसमें लोगों ने अपनी लैंग्वेज छोड़ दी। और दूसरी जो आयरनी है, आप देखेंगे कि वो जो संस्कृत है, संस्कृत हड़प्पन लोगों के पास नहीं है, संस्कृत आर्यन लोगों के पास है। जो कि हमारे एमिनेंट हिस्टोरियन बोलते हैं कि आर्यंस कौन थे? आर्यन थे इलिटरेट थे, नोमैड थे, वार लाइक पीपल थे, गुड फॉर नथिंग थे, वो सिर्फ लड़ना जानते थे, लेकिन उनके पास संस्कृत थी जो सबसे सॉफ्टवेयर लैंग्वेज थी। नहीं, वही नहीं, आप देखिए वो ये कहना मैंने बता रहे थे हम लोगों को, मैंने बेवकूफ़ बना रहे थे जी। कि जो लोग टाउन में रह रहे थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, जिनकी टाउन प्लानिंग आज के टाउन प्लानिंग से भी बेहतर जी, थी, जी। है ना, जो लोग इतने हाई क्वालिटी के सिविलाइजेशन में थे, उनके पास अपना लैंग्वेज नहीं था, धर्म नहीं था, कल्चर नहीं था, कुछ नहीं था। और वो जो जंगल से जो आ रहे थे, और कुछ लोग आए थे वो भी। हाँ, वे कुछ लोग जो आए वो ये बेकार की चीज़ें हैं। मैं तो मजाक में लोगों को बताता भी हूँ। बहुत बहस जब जेएनयू में होता था तो उस समय बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलते थे, वो यूपीएससी का, तो मैगजीन्स बहुत सारे, तो कंपटीशन रिव्यू, तो कंपटीशन विजार्ड, तो उसमें जो टैबलेट आता था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो, कि जो इतिहास के सब्जेक्ट में ये बताया था कि भाई अलग अलग हिस्टोरियंस के मुताबिक कहाँ कहाँ से आर्यन की उत्पत्ति हुई, तो 9 जगह था जी। बट टूनिसिया से लेकर के साइबेरिया बता दिया, हाँ, सब चीज हो गया, सब जो बता दिया हिंदुस्तान के छोड़ अलावा, के। हिंदुस्तान के अलावा, तो ये बेकार की चीज़ नहीं, और है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए जो एक जो हम ह्यूमन समाज की एक बड़ी खासियत रही है, जैसे कोई भी सोसाइटी मूव करता है, कम्युनिटी सोसाइटी, तो उनके जहन में हमेशा बात रहती है कि हम कहीं और से आए हैं। कभी कभी वो भूल जाते हैं कहाँ से आए हैं, लेकिन हमेशा इतना याद जरूर रहता है कि ये हमारा अपना जगह नहीं है। इकलौता यही एक एपिसोड है आर्यन वाला जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी कर्म भूमि, धर्म भूमि, जन्मभूमि सब यही है, लेकिन दूसरे लोग बोल रहे हैं और नहीं, आप बाहर से आए हो। उसी के आधार पे इन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारा कर दिया द्रविडियन और आर्यन का। आज जो ये प्रॉब्लम द्रविडियन मूवमेंट और द्रविड लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें हो रही है, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस फॉल्स प्रीमाइस कि भाई आर्यन बाहर से आए, द्रविडियन यहाँ के लोग थे, वो आए और उनको भगा के हमने साउथ इंडिया भेज दिया। नॉट जस्ट दैट, इनफैक्ट ट्राइबल नॉन ट्राइबल, हाँ, ट्राइबल नॉन ट्राइबल का आपने ये डिवीजन करके जो है आपने पूरे समाज को बांट दिया उन्होंने जी। अब ये बताइए, तो बेसिक बने प्रॉब्लम जो है वो हुआ है जी। और बहुत सारी चीज़ों को आपने ये किया है। मेडिवल हिस्ट्री में किस तरह से गफलतबाजी हुई है? मेडिवल आप इतिहास देखेंगे तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि जब तक लायंस अपनी इतिहास नहीं लिखेंगे तब तक हंट को ग्लोरीफाई किया जाएगा। आप मेडिवल पीरियड में जाएंगे तो आपको इतिहास जो पढ़ाया जाएगा सल्तनत पीरियड का पढ़ाया जाएगा। जो लोग अपने आप को इस देश का मानते नहीं थे, जो बाहर से आए थे, वो लोग को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और जो लोग उनसे लड़ रहे हैं उनके बारे में आप कुछ मेंशन नहीं करते। और ये बात मुगलों में भी लागू होती है। मुगल के बारे में तो मुगल द ग्रेट लगा दिया जाता है, जबकि अकबर के अलावा कोई और ग्रेट के लायक था नहीं। इनफैक्ट अकबर के बारे में भी जो काम उन्होंने चित्तौड़ में किया है, 40,000 निहत्थे लोगों को मारा, उसके बाद ग्रेट। इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं तो ये इतिहासकारों का काम ही नहीं है ग्रेटनेस थॉट करना। इतिहासकार का काम है जो कि जनरल सरकार बोलते थे कि आप इतिहास लिखिए, आप फैक्ट दीजिए, और प्राइमरी सोर्सेस के आधार पर आप जो है इतिहास लिखिए, उसको लेट पीपल डिसाइड। यस। लेकिन ये जो हम यहाँ ग्रेटनेस वाली चीज डालते हैं, तो ये काम पूरे मेडिवल काल में हुआ, जहाँ के हमारे इंडिजिनस हमारे जो लोग थे उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मैं आपको जस्ट 1-2 एग्जांपल दूंगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, हम पढ़ते हैं कि हाँ भाई तराइन में आके सेकेंड वाले में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हमारे इतिहास की पुस्तकों में आपको कहीं ये वर्णन मिलेगा कि एक नैकी देवी जो थी, गुजरात में थी, वो उनके पति की देहांत हो गया था और उनका बेटा बहुत छोटा था, उसने मोहम्मद गोरी को ऐसी मात दी, ऐसा युद्ध में हराया कि वो 10 सालों तक भारत की तरफ देखा नहीं। वो हमारे हीरो होने चाहिए ना, उनकी कहानियां हमें पढ़नी चाहिए। अरे अफगानिस्तान वाले पढ़ाए गोरी को, पाकिस्तान वाले पढ़ाए, हमारे लिए तो नैकी देवी हीरो है ना। मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगा, बख्तियार खिलजी का, उसने नालंदा जलाया। हमारे सारे इतिहासों में बड़े विस्तार से बताया जाता है कि किस तरह से कि बंगाल में गया और वहाँ सेना डायनेस्टी थी और सब 18 सोल्जर के साथ वो सेना डायनेस्टी का कैपिटल था, उसको कैप्चर कर लिया।
तो बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम वी वर नॉट फाइटर, वी वर जस्ट, हम लोग बस कोई हम वो आए, दे सॉ दे कंकर्ड अस। तो रियलिटी ये है कि जब उससे आगे वो बख्तियार खिलजी जाता है, वो कहानी हमें नहीं बताई जाती है। बंगाल का राजा था एक राजा पृथु, उसने बख्तियार खिलजी को ऐसी मात दी कि बख्तियार के अपने जनरल ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। हमें अपनी इतिहास बतानी पड़ेगी। और एक बात हमें आज ये बात क्लियरली समझनी पड़ेगी, आज यदि हम म्यूजियम में नहीं है एंशिएंट सिविलाइजेशन होने के बावजूद, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि हमने बहुत सारी युद्ध जीती हैं और बहुत कम युद्ध हारे हैं। राइट। लेकिन हमारे इतिहासकार जो हिस्टोरियंस हैं, वो हमें ये सिर्फ दिखाते हैं कि आपने ये हारा, आपने मतलब पानीपत हार गए, आपने तराइन हार गए। अरे हमने जीते भी तो बहुत हैं, और वो हमारा काम है और दिखाने की। मेडिवल टाइम में ही हिंदुस्तान में बहुत सारे इनसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और बेहतर डायनेस्टी जो है साउथ में रूल कर जी, रही थी। जी। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर विश्व की, सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सबसे समृद्ध सिविलाइजेशन थी, एम्पायर थी उस समय की। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो विजिटर्स आए थे, इटली से आए थे और सब जगहों से, उन्होंने कहा था बहुत ही समृद्ध थी। और वैसी समृद्धता फिर आई नहीं। और इनफैक्ट उसे लूटा जो गया है, जो 1565 जो तालिकोटा की जो लड़ाई होती है, इसमें 5 जो उसके नेबरिंग मुस्लिम किंगडम्स हैं, उन्होंने एक साथ अटैक किया। राम राय थे, राजा थे उसमें विजयनगर एम्पायर के। तो उस समय 6 महीने से ज़्यादा लूटपाट रही, 6 महीने तक कत्लेआम हुआ। और जो विध्वंस उन्होंने मचाया, वो इतिहास में फिर दोबारा मतलब देखा नहीं गया, उस लेवल पर था। लेकिन हमें कुछ नहीं बताया जाता है। इनफैक्ट वहाँ भी एक सीख भी है। विजयनगर में जो हम बोलते हैं, विजयनगर की स्थापना हुई थी हिंदू को बचाने की। जब मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया था, उसके बाद वहाँ शांति हो गई थी और लोग वहाँ आक्रोशित हो गए थे। तो उसी बीच में 2 भाई थे, उन लोगों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी हिंदू धर्म को बचाने के लिए। ये काम चलता रहा, आइडियोलॉजिकली ये अंडरस्टैंडिंग थी 100 सालों तक। लेकिन एक राजा राय द्वितीय आए थे, बहुत अच्छे राजा थे। उनके समय क्या हुआ था कि बहमनी राज्य था, वो बहुत बार इनको हरा दे रहा था। तो फिर इन लोगों ने एनालिसिस की, तो इन्होंने पाया कि इनके जो घुड़सवार जो सेना है, वो उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली जो तीर मारते हैं वो अच्छी नहीं। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक था या तो अपने हिंदू जो भी सोल्जर उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इजी वे आउट था कि दे मर्सनरीज वे अवेलेबल, मुस्लिम मर्सनरीज अवेलेबल थे, पैसा दीजिए आपके लिए लड़ लेंगे। तो इन्होंने इजी वे आउट चुना और उन्होंने मुस्लिम मर्सनरी को लेकर उनकी एक सेना ही अलग बना दी। 1565 की जो तालिकोटा की लड़ाई होती है, जब 5 उनके नेबरिंग स्टेट ने अटैक किया, उस समय विजयनगर एम्पायर जीत रहा था। अंतिम समय पे 3 जो उनके जो कंटिजेंट थे मुस्लिम, जिनको हेड कर रहे जो थे, मिशनरी यस, थे, उन लोगों ने पलट लिया अपने आप को, बोला कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, और वहीं वो गेम ओवर हो गया। सो ये है कि आइडियोलॉजिकली जो आप जब सॉफ्टन होते हैं, तो क्या उसका होता है। विजयनगर एम्पायर में भी वो कहानी दिखती है। और इस तरह की शैतानियां इन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में भी की है। जी, जी। मॉडर्न में तो 2 लेवल पे चला है। एक तो आप देखिए, इतिहास पढ़ेंगे तो एक लाइन ऑफ हिस्टोरियंस है, वो बोलेंगे कि ब्रिटिश काल अच्छा ही था, स्पेशली हिंदुओं के लिए। उनको रेनेसां करने का मौका मिला। लेकिन जब आप क्लोजली पढ़ेंगे तो जितना ब्रिटिश ने इस देश को तबाह किया है, उतना शायद मुगल भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने हमारी सिर्फ फिजिकली अटैक नहीं किया, हमारे उन्होंने मेंटली भी हमने उसको लाइज किया, अटैक किया। और जो भी ये जो कास्ट सिस्टम है, जो आप देख रहे हैं, सबको वेपनाइज उन्होंने किया। जो आज़ादी के बाद जो चीज़ पॉलिटिकल जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके जनक ब्रिटिश ही थे। और लूटना तो खैर छोड़िए, 45 ट्रिलियन पाउंड तो उन्होंने लेके गए थे, वो तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। जी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो उन्होंने जो गलत काम उन्होंने किया, उन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई को जिस तरह से प्रेजेंट किया। हमें ये दिखाया जाता है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई हम बिना आर्म्स के, बस बिना तलवार के, बिना लाठी बिना के, खड़क, बिना ढाल, हाँ, जो गाना है, बस हम ऐसे ही गांधी जी के बोलने पे हम जीत लिए। सच्चाई उससे एकदम परे है। आप एक घर भी खाली नहीं करवा सकते हैं बिना हथियार उठाए, तो आप देश कैसे खाली करवा सकते थे। जी हाँ, मैं बोलूँगा कि गांधी का उपयोग था, गांधी की बहुत इज्जत थी, रिवॉल्यूशनरी भी जो हमारे थे वो भी इज्जत करते थे। लेकिन गांधी, सिर्फ ये कहना कि सिर्फ गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, ये बहुत बड़ा मीथ है और बहुत बड़ा गलत है। एक गलत आप एक लेसन भी आप हिस्ट्री से लेते हैं, क्योंकि रिवॉल्यूशन जैसे जब देश आज़ाद हो रहा था, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने खुद ही बोला, जब उनसे पूछा गया कि व्हाट वाज द रोल ऑफ गांधी इन द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने बस एक ही वर्ड बोला था, मिनिमल। और फिर उन्होंने उस बात को आगे बढ़ा के बोला कि यदि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का इम्पैक्ट नहीं होता,
तो शायद हम कभी नहीं जाते। और ये चीज़ों को आई थिंक आज अब एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थी वो 1900 से लेकर 1947 तक लगातार काम करती रही, और वो साइलोज में नहीं थी। जैसे हमारे हिस्टोरियन दिखाते हैं कि बस भगत सिंह का नाम ले लिया, फिर सीधा रास बिहारी का बोस्टन का नाम ले लिया, उसके बीच में सब गायब हैं। उसको भी तो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बताते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं। जी 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 जी। तो वो समहाउ इनको बेसिकली इट्स टाइम दैट हम जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर के जो पैंथियन है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको और डेमोक्रेटाइज करें। गांधी को हम रखें, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि गांधी का इंपॉर्टेंस था। गांधी ने इस देश से ये आम जनता को जोड़ा था। गांधी ने जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के जो डर मासेस में था उसको हटाया था, पुलिस का डर फॉर इंस्टेंस। लेकिन जो असली लड़ी थी वो हमारी रिवॉल्यूशनरी लड़ी थी। और दूसरा, इतिहासकारों ने बंटवारे का पूरा मसला को भी बड़ा ही दूसरे तरीके से हिंदुस्तान में पेश किया, और मुझे लगता है कि आपने इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अपनी किताब में डाला है। और मुझे लगता है कि इस किताब को हर उस व्यक्ति को पढ़ने की आवश्यकता है जिन्हें भारत की संस्कृति, इतिहास, सिविलाइजेशन और सनातन मूल्यों के ऊपर गर्व है। आप इस बात को समझिए, बिना ज्ञान, बिना जानकारी के आप सिविलाइजेशनल वॉरियर नहीं बन सकते, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी गलत चीज़ें जो है, ये वामपंथी गैंग, ये कांग्रेस, ये तमाम सेकुलरिज्म के नाम पे परोसा जा रहा है। उससे बचने के लिए हमें भी कुछ जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। तो ये बड़ी अच्छी किताब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ा अच्छा ये किया और समय निकाला और हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, थैंक यू। तो ये है कहानी इतिहासकारों की। पूरे बातचीत से जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ वो ये, अजीब इतिहासकार हैं ये सब, और इन लोगों को तो दंड मिलना चाहिए। इन्होंने हिंदुस्तान का जो नुकसान किया है वो पाकिस्तान और चाइना भी नहीं कर सका। इसने हमारे मनोबल को तोड़ा। दुनिया का अकेला मुल्क है हिंदुस्तान जहां का पहला चैप्टर इतिहास में यह बताया जाता है कि हम इस देश के ही नहीं हैं, बाहर से आए हैं। तो देशभक्त कैसे बनोगे जब तुम यहां के हो ही नहीं? तुम बाहर से आए, 56 जगह के नाम बता देंगे कि यहां से आए, आर्य वहां से आए, दुनिया जहान, मतलब आप यहां के नहीं हो। और जो बाहर से आए मुगलों को वो बताते कि वो विजेता रेस है, वो हम पे उन लोगों ने काबू किया, हमें हराया। तो एक तो देशभक्त नहीं बनने देना, फिर उसके बाद हमें कायर साबित कर देना। बोलने की आवश्यकता नहीं होती। आप इतना ज्यादा मुगल 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 कर दिया आप लोगों ने, लोगों को, बच्चों को दिमाग में ये डाला, किताबों में, एग्जाम में यही मुगल के बारे में ही सवाल पूछा जाएगा। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया चोला डायनेस्टी के बारे में। इस तरह के कई सारे डायनेस्टी, अभी गुप्ता डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने, मौर्य डिस्कस नहीं किया, पता नहीं कितने सैकड़ों इस तरह के डायनेस्टी, और उस तरह के डायनेस्टी जिसमें राजा और सारी चीजें, वो सत्ता दलितों के पास, ओबीसी के पास। हिंदुस्तान के अगर 100 बड़े डायनेस्टी का अगर नाम लें तो आप ये समझ लीजिए 20-30 ही होंगे जो अपर कास्ट के पास होगा। ये छिपाया जाता है, ये इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के बताया जाता है, और एक हीन भावना हिंदुओं के अंदर बस जाए कि हम एक डिफीटेड, टूटे फूटे समाज है। और अब जब नैरेटिव ये बताया जाता है कि हमें एक होना है, तो ये चीखते चिल्लाते हैं कि बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो ये सारी विवादों के जड़ में क्या है? ये डिस्टोरियंस, इतिहास के नाम पे जिन्होंने सच को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए और इस किताब को जरूर पढ़िए। धन्यवाद।